हेलो स्टूडेंट्स, फिर से जैसा मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो के जस्ट बाद आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा और ये दूसरा वीडियो आ गया। अब जो हम लोग का टॉपिक है वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। टॉपिक क्या हम लोग का स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्या होता है ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग? जरा ध्यान से एक बात सुनना। एग्जाम्पल में बताता हूँ आपको क्या नीड था एक स्टैंडर्ड्स बनाने का। सुनो, मान लो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है ऑडिट करने। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, उस ऑर्गेनाइजेशन में ये हुआ कि उसको बोला गया था कि आपको करना है फाइनेंशियल ऑडिट, और उसने जब ऑडिट का पूरा काम कंप्लीट कर दिया तो लास्ट में क्लाइंट बोलता है कि मैंने तो आपको कॉस्ट ऑडिट बोला था, आपने फाइनेंशियल ऑडिट कर दिया। इस सिचुएशन में क्या किया जाए? इस सिचुएशन में ये किया जाए कि तब जाकर के जो सीए हैं वो दौड़ के गए आईसीएआई के पास और बोले कि भैया कुछ करो, क्योंकि ऐसे बार बार हम लोग का मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो उसने फिर एक नियम बनाया कि, और टॉपिक का नाम है जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट, कि भैया देखो कोई भी सीए यानी कि कोई भी ऑडिटर कहीं ऑडिट करने जाएगा उसके पहले एक ऑडिट इंगेजमेंट करेगा। क्या करेगा? ऑडिट इंगेजमेंट, कि भैया आपका क्या टर्म एंड कंडीशंस है, आपको क्या क्या चीज चाहिए, स्कोप ऑफ ऑडिट का यानी कि किस चीज का ऑडिट करना है, और मैं आपको क्या क्या काम करके दूंगा, आप मुझे क्या क्या काम करके दोगे। पहले एक डिस्कशन होना चाहिए और ये किस फॉर्मेट में होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में लिखा हुआ है। तो कुछ ऐसे रीजंस के कारण स्टैंडर्ड्स को बनाने का जरूरत था, तो तभी जाके बना हम लोग का स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब हम लोग जरा आते हैं नेक्स्ट बात पे। नेक्स्ट बात क्या है? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का जरा इंट्रो समझते हैं। देखो, कोई भी इंसान जब सीए में बनता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि उसका पास दो ऑप्शन रहता है, जैसे कि मैंने इसके पहले वीडियो में बताया, या तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसिंग या तो सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसको मैं जरा दूसरे ढंग से समझाता हूँ। या तो इंसान एश्योरेंस सर्विस कर सकता है या तो नॉन एश्योरेंस सर्विस। एश्योरेंस सर्विस का मतलब क्या होता है? अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे किसी थर्ड पार्टी का यानी किसी दूसरे व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, ठीक है, किसी तीसरे व्यक्ति का जिसका ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंटरेस्ट है, जिसको हम लोग इंटेंडेड यूजर कहते हैं अकाउंट्स के भाषा में, ठीक है। अगर उसका कोई इंटरेस्ट है, अगर उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है देन गुड। अगर उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो रहा तो उसको कहते हैं नॉन एश्योरेंस सर्विस। चलो समझाना भैया। देखो, पहले हम लोग नॉन एश्योरेंस को समझ लेते हैं। मान लो कि मिस्टर ए सीए बना और मिस्टर ए सीए बनने के बाद किसी कंपनी में जॉब ज्वाइन कर लिया। अब वो क्या करेगा? वहां पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करेगा, करेक्ट, जीएसटी रिटर्न्स जमा करेगा, जैसा कि आप लोगों को पता है, इनकम टैक्स रिटर्न जमा करेगा। यानी कि वहां पे जो भी स्टेटमेंट तैयार हो रहा है वो खुद मिस्टर ए जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए, ठीक है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो खुद ही सारे स्टेटमेंट बना रहा है, ठीक है। तो अब उस कंपनी के जितने भी डेटर, क्रिएटर, गवर्नमेंट, बैंक यानी कि सब जो इंटेंडेड यूजर है, उन लोगों को उस कंपनी के ट्रस्ट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कोई भी इंसान खुद का किया गया काम में कभी मिस्टेक आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है इसका। तो फिर इसकी वजह से कुछ सीए को रखा गया एश्योरेंस काम के लिए। किस काम के लिए? एश्योरेंस। देखो, अब एक सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, द टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ द फाइनेंशियल्स, अब उसका काम को कौन जज करेगा? उसका काम को जज करने के लिए या तो उससे कोई हाईली पर्सन चाहिए क्वालिफिकेशन में, ठीक है। तो अब सीए तो खुद में हाईली क्वालिफिकेशन है, उससे हाईली क्वालिफिकेशन क्या लाया जाए? तो ऑप्शन दे दिए गए कि कुछ सीए जो कि नॉन एश्योरेंस सर्विस में जा रहे हैं और कुछ सीए को ऑप्शन है कि एश्योरेंस सर्विस में जाए, यानी कि वो प्रैक्टिशनर बने, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसिंग लें, और वो जाकर के उसके बाद जगह जगह पे जहां पे गवर्नमेंट बोलेगा या फिर जहां पे जिन लोगों को ऑडिट करवाना कंपलसरी होगा उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा। देखो भैया, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी है जो ऑलरेडी कोई सीए मान लो बना के रखा है, उस वर्क को कहते हैं नॉन एश्योरेंस। अब जो स्टेटमेंट रेडी, उसमें मिस्टेक हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं। अब उस मिस्टेक को जो ये जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जाएगा, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जाने के बाद उसका सारा जो मटेरियल है यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके पहले वीडियो में समझा चुका हूं, उस पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गो थ्रू करेगा। क्या करेगा? उस पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गो थ्रू करेगा, और अगर कुछ भी उसको उसमें फॉल्ट दिखा तो अपने ऑडिट रिपोर्ट में बात को मेंशन करेगा। क्लियर? यहां तक बात समझ में आया? तो अब जब बात यह आता है कि एक ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा, ठीक है, यानी कि एश्योरेंस सर्विस करने जाएगा, देखो तुम्हारा सब्जेक्ट का भी नाम है ऑडिट एंड एश्योरेंस, तो इसी वजह से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि एक क्वालिफाइड सीए में दो ऑप्शन रहता है, या तो एश्योरेंस सर्विस या तो नॉन एश्योरेंस सर्विस, ठीक है। तो अगर वो नॉन एश्योरेंस सर्विस करता है तो उसको स्टैंडर्ड्स कुछ फॉलो करना पड़ता। वो स्टैंडर्ड्स क्या है? वो स्टैंडर्ड्स हैं
SRS यानी कि स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है। ऐसे 4000 से 460, सॉरी ऐसे 4000 से लेके ऐसे 4699, ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। ये सारे स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़ना है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, अगर मान लो कि जब एक ऑडिटर ऑडिट करने गया तो उसके पास क्या है, या तो वो हिस्टोरिकल मैटर पे ऑडिट करेगा, ठीक है, या तो अदर देन हिस्टोरिकल मैटर पे करेगा। हिस्टोरिकल मैटर का मतलब कि पुराना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे आपका ऑडिट करेगा, या तो पुराना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे आपका ऑडिट नहीं होगा। अगर पुराना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे अगर आपका ऑडिट हो रहा है, अगर पुराना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे आपका ऑडिट हो रहा है, तो दो चीजें, या तो ध्यान सुनना, या तो वो आपको एब्सोल्यूट रिपोर्ट देगा, क्या देगा, एब्सोल्यूट, या तो वो आपको मॉडरेट रिपोर्ट देगा, या तो आपको एब्सोल्यूट रिपोर्ट देगा, या तो आपको वो मॉडरेट, यानी कि सुनो अब भैया एब्सोल्यूट रिपोर्ट का मतलब क्या होता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जो ऑडिटर बोल दिया वो सही है, जो ऑडिटर बोल दिया वो सही है, ठीक है। कुछ भी हो जाए मैं सारा गारंटी देता हूँ। ऑडिटर अगर किसी को एब्सोल्यूट रिपोर्ट दे रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, जो भी कंपनी में हो रहा है सारा चीज का जिम्मेदारी मेरा है, सब चीज टेंशन मेरा, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर कुछ फ्रॉड या कुछ होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल हम है। भैया तो कॉन्ट्रैक्ट करने देगा, क्यों कॉन्ट्रैक्ट करने का, ध्यान से। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि ऑडिटर करता है सैंपलिंग, जब सैंपलिंग करता है तो कुछ मिस्टेक उससे हो ही सकता है, और अगर वो यहाँ पे क्या देता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे दे कि नहीं पूरा एकदम क्लियर रिपोर्ट, एकदम सब कुछ सही है, तो भैया ऐसा कल को फंस सकता है ना, क्योंकि पूरा लाइबिलिटी अपने ऊपर ले लिया। यही रीजन है कि कभी भी कोई ऑडिटर आपको पीडीएफ में भी दिखेगा, पीडीएफ डाउनलोड किए होंगे, कि कभी भी ऑडिटर आपको एब्सोल्यूट रिपोर्ट नहीं देता है, वो आपको रीजनेबल एश्योरेंस देता है कि हाँ भरोसा कर सकते हैं। और वही रीजनेबल एश्योरेंस है हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस। क्या है, हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस। दूसरा क्या है, नॉट रीजनेबल एश्योरेंस बट द मॉडरेट। रीजनेबल भी नहीं, सीधे क्या लेंगे, मॉडरेट। बात समझ तो, हाँ ठीक है, देख लो उस रिपोर्ट का मतलब है जहां पे मॉडरेट, हाँ ठीक है आप कर सकते हैं विश्वास। रीजनेबल का मतलब क्या, आराम से विश्वास करो, कोई चाप नहीं है, ठीक है। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ लेकिन फिर आप विश्वास कर सकते हो। बट जहां पे बात आता है किस एश्योरेंस का, जहां पे बात आता है मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस का, यानी कि मीडियम लेवल ऑफ, ठीक है विश्वास करिए, तो क्या दिक्कत है, ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है। नेक्स्ट, ये तो उसमें था ऑन द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल मैटर। अब आता है अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल मैटर। इसको करने के लिए आपको कौन सा एश्योरेंस मिलता है, इसको करने के लिए आपको मिलता है मीडियम एश्योरेंस, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, अगर आप रिलेटेड सर्विस करते हो तो आपको फॉलो करना पड़ता है स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलेटेड सर्विस, स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलेटेड सर्विस। अगर आप ऑन द हिस्टोरिकल मैटर में अगर आप क्या दे रहे हो, रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हो, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। यानी कि अगर आप कोई बोल्ड स्टेटमेंट दे रहे हो कंपनी के बारे में, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको बोल्ड स्टेटमेंट देने से पहले, यानी कि अपने रिपोर्ट में लिखने से पहले, आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पूरा फॉलो करना होगा, जो कि 100 से लेकर के 899 तक है। उसमें भी सारा आपका नहीं है, ठीक है, कुछ कुछ गिन चुन के 5th सेमेस्टर आपके लिए है। नेक्स्ट, नॉट रीजनेबल, ठीक है, बट मॉडरेट, मतलब कि वही हिस्टोरिकल मैटर में, अगर वही हिस्टोरिकल मैटर में, ठीक है, अगर आप क्या दे रहे हो, केवल मीडियम यानी कि मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस दे रहे हो, तो आपको स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, ठीक है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो कि 2000 से लेकर के 2099 तक है। और आप केवल एक आश्वासन दे रहे हैं, यानी कि केवल आप एक एश्योरेंस वाला काम कर रहे हो, तो फिर आपको स्टैंडर्ड 3000 से लेकर के 3699 तक को फॉलो करना पड़ेगा। अब भैया बात क्या है, ये जो टॉपिक, ये जो वीडियो 9 मिनट हो गया, स्टार्टिंग में समझ में आता, बीच में कंफ्यूजन हो गया। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे ध्यान से देखना। आप सीए बने, करेक्ट, सीए बनने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एश्योरेंस सर्विस में जाओ, या तो आप नॉन एश्योरेंस सर्विस में जाओ। नॉन एश्योरेंस सर्विस क्या होता है, नॉन एश्योरेंस सर्विस का मतलब आपका जनरली हो गया, ध्यान रखना, नॉन एश्योरेंस सर्विस का मतलब हो गया अकाउंटिंग रिकॉर्ड लिखना। क्या लिखना है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ठीक है। आप किसी कंपनी में काम ज्वाइन किया और आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर रहे हो, टैक्स रिप्रेजेंटेटिव बन गए, ऐसा कुछ,
तो भैया जिस कंपनी में आप ही अकाउंट्स लिख रहे हो, जिस कंपनी में आप ही अकाउंट्स लिख रहे हो और आप ही क्या कर रहे हो, टैक्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, क्या आप उस कंपनी का ऑडिट भी कर लोगे? नहीं। तो आपका ऑडिट करने के लिए हमको किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाना पड़ेगा। दूसरा व्यक्ति हम कहाँ से लेके आएंगे? तो दूसरा व्यक्ति हम एश्योरेंस सर्विस वाले को लेके आएंगे। एश्योरेंस सर्विस क्या होता है? यानी कि जिस व्यक्ति के पास COP होता है, चार्टर्ड ए भी है, चार्टर्ड ओ भी है। फर्क क्या है? इसके पास COE है, सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसके पास क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसिंग। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है? सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो कहीं पे जाके नॉन एश्योरेंस सर्विस यानी कि कहीं पे जॉब वगैरह कर रहा है, और जब वो जॉब करेगा तो जॉब को हम लोग कहते हैं रिलेटेड सर्विस। क्या कहते हैं? रिलेटेड सर्विस। ऑडिट में जगह जगह पे लिखा है कि अगर कोई एक CA किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर रिलेटेड सर्विस कर रहा है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट नहीं कर सकता। तो जब वो अपना रिलेटेड सर्विस परफॉर्म करेगा तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा, और स्टैंडर्ड मेंटेन करने के उसको क्या फॉलो करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस, जो कि कहां से कहां तक है स्टैंडर्ड? वो स्टैंडर्ड हम लोग का 4000 से लेकर के 4699। करेक्ट। अब जो नेक्स्ट चीज हम लोग का आता है, नेक्स्ट चीज क्या आता है? ध्यान से सुनना। नेक्स्ट चीज हम लोग का आता है कि भैया अगर एश्योरेंस सर्विस कर, एश्योरेंस सर्विस का मतलब क्या? देखो, एक CA आएगा, ठीक है, और वो CA किसी कंपनी का ऑडिट करेगा। इससे क्या होगा? जो इंटेंडेड यूजर है, इंटेंडेड यूजर्स का मतलब क्या क्या होगा? जैसे कि डेटर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, बैंक, इन्वेस्टर, इन सब का क्या होगा? इन्वेस्टर, इन सब का क्या होगा? कंपनी के ऊपर, इन सब का क्या होगा? कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा। तो अभी एश्योरेंस सर्विस करने के लिए जो CA आएगा, ठीक है, जो मटेरियल, ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले से रेडी होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, उसको देखेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का जिम्मेदारी किसका रहेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का जिम्मेदारी रहेगा मैनेजमेंट का। किसका रहेगा? मैनेजमेंट। उसको हम लोग क्या कहते हैं? RP यानी कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी, और ऑडिट के भाषा में भी जस्ट लोग पढ़े इंटरनल कंट्रोल का। किसका? इंटरनल कंट्रोल्स का, ठीक है, उनका जिम्मेदारी रहेगा। अब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये जो CA है क्या करेगा? एनालिसिस करेगा कि जो भी इसमें लिखा हुआ वो सब सही है या फिर गलत। अगर सब कुछ सही रहेगा, अगर सब कुछ सही रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट देगा। तो अब देखो भैया, ऑडिटर जब आया है और सब कुछ चेक करने आया है तो वो क्या करेगा? या तो आपके पास यानी कि हिस्टोरिकल, आपके हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वैल्यू देगा, या तो अदर देन आपके हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वैल्यू नहीं देगा। यही बात PDF में भी लिखा हुआ है। तो अगर हिस्टोरिकल को वैल्यू दिया और वो आपको क्या एश्योरेंस दे रहा है? अगर वो आपको रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा है, क्या दे रहा है? रीजनेबल। रीजनेबल मतलब होता है हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस। अगर कोई CA यानी कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी को, यानी कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी को अगर रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा है तो बहुत बड़ा बात है। तो उसको क्या फॉलो करना पड़ेगा? रीजनेबल एश्योरेंस देने से पहले स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का से क्या है भैया? 100 से लेके 899 तक है, ठीक है। इतना सारा आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरा चीज, अगर वो देता है मॉडरेट एश्योरेंस, मॉडरेट हाँ ठीक ठाक वाला एश्योरेंस अगर देता है, ठीक है, तो मॉडरेट एश्योरेंस उसको क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू। क्या देखना पड़ेगा उसको? स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, ठीक है, जो कि कहां से कहां तक है? जो कि है आपका स्टैंडर्ड 2000 से लेकर के, स्टैंडर्ड 2000 से लेकर के 2099, ठीक है। नेक्स्ट आता अदर देन हिस्टोरिकल। अदर देन हिस्टोरिकल नहीं, बस ऑर्गेनाइजेशन घूमने फिरने आया, देखने आया, ओवरव्यू करना है, ओवरव्यू करने आया है। तो जब अगर ओवरव्यू करने आया तो उसको कहते हैं एक तरह से एश्योरेंस सर्विस। केवल क्या देना लगा? एश्योरेंस देना है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि कहां से कहां तक है? जो कि हम लोगों का 3000 से लेकर के, जो कि हम लोग का 3000 से लेकर के 3699 तक है। कंप्लीट ये बात, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, ध्यान से। ये टॉपिक हम लोग को हो गया स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के बारे में। अब जरा ध्यान से सुनना। इसके बाद में हम लोग को दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना चाहिए, वो है कारो 2016 और कारो 2020। ध्यान से सुनना। कारो 2016 का वीडियो ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पे अपलोड है, ठीक है। इस वीडियो के एंड में आपको कारो 2016 मिल जाएगा।
करेक्ट। और कारो 2016 के एंड में, कारो 2016 के एंड में आपको कारो 2020 का वीडियो मिल जाएगा, करेक्ट। अब हम लोग कारो 2020 के वीडियो में डायरेक्ट फेस टू फेस मिलते हैं और फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी बोला था जो टॉपिक ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया उसमें हम लोग टाइम ज्यादा जाया नहीं करेंगे। नेक्स्ट चीज भैया, हम जितना चीज बता रहे हैं इस टाइम में सारा चीज हमारे दिमाग में आ पाएगा? देखो भैया बात क्या है कि अब मैं जो बताने वाला हूं, अब तक जो वीडियो मैंने बताया वो बस एक बिल्डअप वीडियो था। बिल्डअप वीडियो का मतलब क्या था, कुछ कंसेप्ट, कुछ फ्रेमवर्क जो आपके दिमाग में अच्छे से एडजस्ट हो जाए कि अगर ऑडिट के एग्जाम में कोई पेपर ऐसा है, ठीक है, यानी कि मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको अटेम्प्ट करने में तकलीफ हो रहा है, तो आपको कुछ ऑडिट का टर्मिनोलॉजी, कुछ ऑडिट के बारे में नॉलेज हो कि आप एटलीस्ट उसी चीज को डिस्क्राइब करके लिख पाए, उसी चीज को डिस्क्राइब करके लिख पाए। अदरवाइज बड़ा प्रॉब्लम होगा फिर आपको पेपर अटेम्प्ट करने में, करेक्ट। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हो क्या, कारो 2016 वीडियो अपलोड है, कारो 2020 का वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।